नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे गॉस थ्योरम्स को हम लोगों ने समझ लिया था, उसके स्पेशल कोर्स को समझ लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग क्या होता है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम क्या होता है। बेसिकली गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग क्या है, इसके माध्यम से हम लोग क्या निकालते हैं। तो इसके माध्यम से हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का एक विधि है, जिसको हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं, इसे ही हम लोग ज्ञात करते हैं। यानी कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो इसका कुछ वर्किंग स्टेप होता है, तो उस वर्किंग स्टेप्स को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो वर्किंग स्टेप्स में सबसे पहला वर्किंग स्टेप्स क्या होगा, जितने भी क्षेत्र के लिए हम लोग निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की मदद से, तो उसका सबका वर्किंग स्टेप बिल्कुल सेम होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, आवेश निकालेंगे। आवेश यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं क्यू। तो आवेश का फॉर्मूला होता है एक कि आवेश घनत्व गुने क्या होता है, लंबाई। यदि लंबाई रहेगा तो लंबाई, नहीं तो अगर कहीं क्षेत्रफल रहेगा तो क्षेत्रफल, या आयतन रहेगा तो आयतन। यानी कि हम बोल सकते हैं कि Q इजिकल टू आवेश घनत्व गुने लंबाई भी हो सकता है, या आवेश घनत्व गुने क्षेत्रफल भी हो सकता है, या आवेश घनत्व गुने आयतन भी हो सकता है। आवेश घनत्व इजिकल टू आवेश बाई लंबाई, आवेश घनत्व इजिकल टू आवेश बाई क्षेत्रफल, आवेश घनत्व इजिकल टू आवेश बाई आयतन होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से आवेश का मान निकाल लेंगे। उसके बाद में दूसरा नंबर स्टेप्स में होगा कुल फ्लक्सों की संख्या। कुल फ्लक्सों की संख्या जो होता है, टोटल निकालेंगे, यहाँ पे कुल फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे। कुल फ्लक्सों की संख्या मतलब फाई ई निकालेंगे यहाँ से। फाई ई निकालने के बाद में 3 नंबर में गॉस का प्रमेय से, चूँकि गॉस का प्रमेय हम लोग इसके पहले देखे थे, तो गॉस के प्रमेय के द्वारा हम लोग क्या निकालेंगे, फाई ई इजिकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम लोग गॉस के प्रमेय की मदद से हम लोग फाई का वैल्यू यूज करेंगे, फाई इजिकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। यानी कि 3 वर्किंग स्टेप्स है। सबसे पहले हम लोग आवेश निकालेंगे, Q इजिकल टू आवेश घनत्व गुने लंबाई, या आवेश घनत्व इंटू क्षेत्रफल, या आवेश घनत्व इंटू आयतन। उसके बाद में कुल फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे, जिसको हम लोग फाई से ई से डिनोट करेंगे। उसके बाद में गॉस प्रमेय के नियम से फाई इजिकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे, और यहाँ से हम लोग ई का मान ज्ञात कर लेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं कि कौन सा सबसे पहला एप्लीकेशन है और उसे हम लोग करना चाहते हैं। इसके बाद में हम लोग अब देखते हैं इसका एप्लीकेशंस में सबसे पहला एप्लीकेशंस जो है वह अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। ये हमारा पहला एप्लीकेशंस है। तो सबसे पहले एक हम आपका लॉन्ग वायर एक बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये लॉन्ग वायर यहाँ पे दिया हुआ है आपका, सपोज कीजिए कि ये यहाँ पे दिया हुआ है लॉन्ग वायर, जिसकी लंबाई जो है वह L मान लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका जो है लेमडा इसका है आवेश घनत्व। ठीक, आवेश घनत्व इसका कितना दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे पहले इसको हम एक क्या बनाते हैं, इसको एक तरह से सिलिंड्रिकल फेस के रूप में हम लोग इसको बनाते हैं। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे चूँकि सिलिंड्रिकल फेस क्यों बनाते हैं, क्योंकि वायर जो होता है एक तरह से छोटा लॉन्ग एंड स्ट्रेट जो होता है वह सिलेंडर का ही एक पार्ट होता है, इसीलिए हम यहाँ पे वायर का बात आया है तो हम यहाँ पे सिलेंडर ही लेंगे। तो सबसे पहले एक यहाँ पे सिलेंडर हम लोग बना देते हैं, जो कि सिलेंडर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चूँकि वायर का बात हो रहा है इसलिए हमने सिलेंडर बनाया, जिसका जो यहाँ पे रेडियस जो है, उसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस यहाँ पे R दिया हुआ है। फिर उसके बाद में यहाँ पे इसका लंबाई जो है L लंबाई है,
एल लंबाई हो गया और इसका रेडियस आर हो गया। उसके बाद में यहाँ पे क्यू चार्ज डेवलप हो रहा है। ये पहला वाला फेस जो हो गया वह S1 फेस है, S1 सरफेस है। ये वाला सरफेस हो गया S2 सरफेस हो गया और यहाँ पे S3 सरफेस हो गया। यानी कि यहाँ पे 3 सरफेस का निर्माण हो रहा है। हमको इस पॉइंट P पे, मान लीजिए कि ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग मान लीजिए कि कैलकुलेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, लेकिन इसके लिए हमने स्टेप बताया है। सबसे पहला स्टेप में हमने बताया था कि आवेश ज्ञात करेंगे। तो आवेश यहाँ पे चूँकि ये लंबाई का बात हो रहा है तो आवेश यानी कि Q इजिकल टू हो जाता है आवेश घनत्व गुने लंबाई। आवेश घनत्व हमारा कितना है, लेमडा है, लेमडा गुने लंबाई यानी कि L है। तो हम लोग बोल सकते हैं तो Q इजिकल टू लेमडा इंटू L। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लीजिए। यहाँ पे बेलन पृष्ठ जो है 3 क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है, S1 पृष्ठ, S2 पृष्ठ और S3 पृष्ठ। लिख सकते हैं कि बेलन 3 सतहों से मिलकर बना होता है, 3 सतहों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। सबसे पहला सतह जो है वह S1 सतह है, जिसे हम लोग बोलते हैं समतल सतह, समतल सतह यानी कि S1 सतह। और हमारा दूसरा सतह है आपका समतल सतह S2 सतह। ये भी समतल सतह है, जिसको हम लोग समतल सतह, जिसे हमने मान लिया S2। और तीसरा जो सतह है वह है हमारा गोलीय सतह, गोलीय सतह जिसे हम लोग बोलते हैं गोलीय सतह, जिसे मान सकते हैं हम लोग S3। इन तीनों पॉइंट पे हमको निकालना है अलग अलग करके आपका S1 पृष्ठ से कितना फ्लक्सों की संख्या जा रहा है, S2 से कितना जा रहा है और S3 से कितना जा रहा है। सेकेंड स्टेप में हमें यही करना है। तो सबसे पहले हम पहला कर निकालते हैं कि S1 पृष्ठ से निकलने वाले S1 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्सों की संख्या कितनी संख्या आता है, यानी कि S1 पृष्ठ यानी कि ये पहला वाला पृष्ठ है। तो यहाँ पे फाई E का फॉर्मूला होता है E S1 कॉस थीटा। तो यहाँ से हम जानते हैं E S1 कॉस थीटा की जगह पे कितना लेंगे, थीटा की जगह पे 90 डिग्री लेंगे। क्यों 90 डिग्री लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे S1 यहाँ पे है और E है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह S1 के क्या है, पैरेलल है, यानी कि पृष्ठ के पैरेलल है। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के पैरेलल हो जाता है तो निश्चित रूप से थीटा होता है वहाँ पे 90 डिग्री, चूँकि हम लोग सबसे पहले पढ़े थे। यानी कि यहाँ पे cos 90 या cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया, 0। फाई ई का वैल्यू फाई E1 मान सकते हैं इसको, चूँकि S1 पृष्ठ से जा रहा है। तो फाई E1 का वैल्यू कितना हो गया, 0। और दूसरा नंबर पे अब हम निकाल देते हैं S2 पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या कितनी हो जाएगी, निकाल लेते हैं। यानी कि फ्लक्सों की संख्या हो जाएगी आपका फाई E2 से डिनोट कर देते हैं। तो फाई E2 इजिकल टू हो जाएगा E इंटू S2 कॉस थीटा। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे S2 जो है ये भी जो है वह E यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ये इसका जो सरफेस है वह क्या है, पैरेलल है। जब कोई भी सरफेस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पैरेलल रहता है तो दोनों के बीच में थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे भी E S2 कॉस 90 डिग्री मान लेंगे। तो कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो ये 0 हो गया। यानी कि यहाँ से फाई E2 का भी वैल्यू कितना आ गया, 0 हो गया। और 3 नंबर में हम निकालेंगे S3 पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या यहाँ से मान सकते हैं फाई E3। तो फाई E3 इजिकल टू हो जाएगा आपका
φE3 इजिकल टू E(S3) cos थीटा की जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, cos थीटा मान लीजिए, यानी कि E(S3), यहाँ पे S3 जो है वह इसके क्या है, लंबवत है, इसीलिए यहाँ पे 0 डिग्री लेंगे तो cos 0 डिग्री हो जाएगा। और cos 0 डिग्री का मतलब कितना हो जाता है, 1। यहाँ से हो जाएगा E(S3) इजिकल टू S3 क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे S3 इजिकल टू हो जाएगा 2πRL। तो E इंटू S3 का मतलब हो जाएगा 2πRL। इस तरह से कुल फ्लक्सों की संख्या हो जाएगा, कुल फ्लक्सों की संख्या इजिकल टू φE1 प्लस φE2 प्लस φE3। φE1 का वैल्यू कितना निकला है, 0 निकला है, तो 0 लिख देंगे। φE2 का वैल्यू कितना निकला है, 0, तो 0 लिख सकते हैं। प्लस φE3 का वैल्यू कितना निकला है आपका, E इंटू 2πRL, यानी कि टोटल वैल्यू हो गया आपका फाई का, फाई इजिकल टू E इंटू 2πRL दिया हुआ है, यानी कि फाई का वैल्यू यहाँ पे E इंटू 2πRL हो गया। अब उसके बाद में हम लोग यहाँ से गॉस प्रमेय का यूज करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे गॉस के प्रमेय से। तो गॉस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, गॉस के प्रमेय अभी हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे। गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं कि फाई ई इजिकल टू कितना होता है, Q/ε0। तो यहाँ पे फाई ई का वैल्यू आया हुआ है, तो यहाँ से फाई ई का वैल्यू जो दिया हुआ है वह E इंटू 2πRL दिया हुआ है इजिकल टू Q का वैल्यू कितना है, लेमडा इंटू L है यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई ε0। यहाँ से अगर हम चाहें तो E का मान निकाल सकते हैं। तो E इजिकल टू हो जाएगा, यहाँ पे ये लेमडा से लेमडा कट जाएगा, यहाँ पे L से L कट जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा E इजिकल टू 1/2πε0 इंटू λ/r। ये हमारा E का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशंस को पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशंस आपका दिया हुआ है कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट प्लेन शीट के लिए निकालना है। तो यहाँ पे हम एक प्लेन शीट बना लेते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक हमारा प्लेन शीट दिया हुआ है, यहाँ पे ये हमारा प्लेन शीट दिया हुआ है। इस प्लेन शीट पे हमारा प्लस Q आवेश है, और प्लस Q आवेश, और इसका जो आवेश घनत्व है उसे हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। तो इसका हम फिगर बना लेते हैं कि मान लीजिए कि ये फिगर, सपोज कीजिए यहाँ पे इस तरह से एक फिगर है, ऐसे फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है। ये जो फील्ड हो गया, ये फील्ड इसको मान लेते हैं एक, और दूसरा यहाँ से एक फील्ड जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे एक फील्ड बनेगा। मान लीजिए कि ये फील्ड है S1 फील्ड, इसको मान लेते हैं, और यहाँ पे हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे एरिया हो जाएगा इसका। ये फील्ड हम मान ले रहे हैं S2, और इस फील्ड को हम मान ले रहे हैं क्या, ये फील्ड को हम मान ले रहे हैं S3 मान ले रहे हैं, और यहाँ पे इस तरह से ये S1 हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, आवेश ज्ञात करेंगे। जैसा कि स्टेप्स में हम लोग देखे थे, सबसे पहले हमको आवेश ज्ञात करना है। तो आवेश का फार्मूला हो जाता है, आवेश Q इजिकल टू फार्मूला होता है आपका आवेश घनत्व। यहाँ पे आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। आवेश घनत्व सिग्मा इंटू यहाँ पे A हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया का बात हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे समतल चादर है। तो आवेश Q इजिकल टू सिग्मा इंटू A, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं। फिर हम S1 S2 और S3 पृष्ठ से कुल फ्लक्सों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले निकाल देते हैं S1 पृष्ठ से कुल फ्लक्सों की संख्या, पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या।
निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या ज्ञात करते हैं। S1 पृष्ठ से फ्लक्सों की संख्या यानी कि मान सकते हैं φE1 इजिकल टू दिया हुआ है E(S1) cos थीटा, यानी कि थीटा का मान कितना हो जाएगा E, यहाँ पे S1 जो हो जाएगा वह S1 मतलब A हो जाएगा, एरिया इंटू कॉस थीटा का मान देखिए यहाँ पे कितना हुआ, थीटा का मान 0 होगा क्योंकि यहाँ पे सरफेस जो है यानी कि सतह जो है वह विद्युत क्षेत्र तीव्रता के परपेंडिकुलर है। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परपेंडिकुलर होता है मतलब सरफेस, तो यहाँ वहाँ पे जो होता है थीटा कितना होता है 0 डिग्री होता है। तो थीटा 0 डिग्री, चूँकि हम लोग पहले ही पढ़े थे φE1 इजिकल टू कॉस 0 कितने के बराबर होता है 1 के, तो φE1 इजिकल टू हो जाएगा आपका E इंटू ए, ये हमारा एक निकल गया। अब हम निकालना चाहते हैं S2 पृष्ठ से क्षेत्रफल, S2 पृष्ठ से निकाल देते हैं, यानी कि S2 पृष्ठ से कुल फ्लक्सों की संख्या, कुल फ्लक्सों की संख्या, S2 पृष्ठ से कुल फ्लक्सों की संख्या, कुल फ्लक्सों की संख्या यानी कि हो जाएगा यहाँ से φE2 इजिकल टू E इंटू S2 इंटू कॉस, यहाँ पे भी जो है वह 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये भी इसके क्या है 90 डिग्री पे है, यानी कि सतह जो होता है जब किसी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 90 डिग्री पे होता है तो थीटा जो होता है वह 0 डिग्री का एंगल बनता है। इसीलिए E इजिकल टू S2 को हम लोग A लिख सकते हैं, E इंटू ए, यानी कि φE2 का वैल्यू कितना आ गया E इंटू ए। अब उसके बाद में हम निकालते हैं एंड S3 पृष्ठ से, S3 पृष्ठ से, S3 पृष्ठ से फ्लक्सों की कुल संख्या, S3 पृष्ठ से फ्लक्सों की संख्या, S3 पृष्ठ से फ्लक्सों की संख्या हो जाएगा यानी कि φE3 इजिकल टू E इंटू S3 इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा E इंटू S3, यहाँ पे S3 जो है वह क्या है पैरेलल है E के, तो यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा यानी कि E 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये S3 यानी कि कॉस कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री 0 के बराबर होता है, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा यानी कि φE3 इजिकल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब हम कुल फ्लक्सों की संख्या यहाँ से ज्ञात कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे कुल फ्लक्सों की संख्या, कुल फ्लक्सों की संख्या इजिकल टू हो जाएगा φE इजिकल टू φE1 प्लस φE2 प्लस φE3, यहाँ से हो जाएगा φE इजिकल टू φE1 का वैल्यू दिया हुआ है E इंटू ए, φE2 का वैल्यू दिया हुआ है E इंटू ए प्लस 0, यानी कि हमारे पास हो जाएगा φE इजिकल टू 2 इंटू E इंटू ए, इतना हमारे पास वैल्यू हो गया φE का वैल्यू। उसके बाद में गॉस के प्रमेय हम लोग यूज करेंगे, तो गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से आपका हो जाएगा φE इजिकल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से φE का मान दिया हुआ है तो यहाँ से हम यूज कर देते हैं Q इजिकल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और φE का मान हमारा है 2 इंटू E इंटू ए इजिकल टू सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से ए से कट जाएगा, यहाँ से हमारा E का वैल्यू निकल जाएगा, E इजिकल टू हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि E का वैल्यू हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से सिग्मा का मान हमारा निकल गया। इस तरह से एक समान आवेशित अनंत समतल चार्ज के लिए हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E का मान निकाल लिए। ये हमारा दूसरा एप्लीकेशन था। अब हम लोग एक समान आवेशित पतले खोखले गोले, खोखले गोलीय खोल या कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशंस यानी कि अनुप्रयोग देखना है हमको। तीसरा नंबर अनुप्रयोग, एक समान आवेशित पतले खोखले खोल
या कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक खोखला गोला यहाँ पे दिया हुआ है। सपोज कीजिए खोखला गोला है, इसके पास में मान लीजिए कि यहाँ पे केंद्र पे ओ है, ओ से इसका जो डिस्टेंस है यानी कि रेडियस, इसको आर मान लेते हैं। तो इसके चारों ओर जो है हमारे पास में कितना पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि धनात्मक आवेश चारों तरफ में है, क्यू आवेश है। तो इसके कारण हमको चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। मान लीजिए कि इस तरह से, सपोज कीजिए कि ऐसे चारों तरफ हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। सपोज कीजिए कि इस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ से हमारा इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट पे निकालना है। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई यहाँ पे पड़ रहा है, जो कि यहाँ से है। तो मान लीजिए कि हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले पृष्ठ से बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे गणना कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशंस में क्या करना होगा, दिया हुआ है। कैलकुलेशंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पी से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। पी से निकलने वाले फ्लक्सों की कुल संख्या ज्ञात कर ले रहे हैं। निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, पी से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या ज्ञात करेंगे। फ्लक्सों की संख्या यहाँ पे आ गया। तो पी से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या जो है, यदि हम इसको फाई ई से डिनोट करते हैं तो फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे जो है ये परपेंडिकुलर पड़ रहा है ई के, इसका जो सतह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे है, इसीलिए यहाँ पे थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है, यानी कि ई इंटू एस। और सरफेस एरिया इसका हो जाएगा ई इंटू एस का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हमारा ई का वैल्यू हमारा निकल गया। अब हम निकालेंगे गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं, गॉस के प्रमेय से हमारे पास में है फार्मूला कि फाई ई इजिकल टू कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से फाई ई का मान हम यहाँ पे लिख देते हैं ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इजिकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हो जाएगा ई इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया हमारा ई, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा ज्ञात हो गया। इसके बाद में एक लास्ट एप्लीकेशंस है कि हम लोग, अच्छा ये तो मान लीजिए कि आपका इस पॉइंट पी पे है गोले के, यदि पृष्ठ पे बाहर के हमने पी से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या हम निकाल दिए। यदि मान लीजिए कि ये पहला कंडीशंस हुआ, और दूसरा कंडीशंस में मान लीजिए अगर दिया रहे कि गोले के पृष्ठ पे भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि गोले के पृष्ठ पर जो होगा कितना हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, तो निश्चित रूप से गोले के पृष्ठ का मतलब हो जाएगा आर का मान हो जाएगा, आर जो है छोटा आर बड़ा आर के बराबर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इजिकल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई बड़ा वाला आर स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा कंडीशन से यदि आ जाए कि मान लीजिए कि गोले के अंदर चला है, तो गोले के अंदर जाने पर जो होता है क्यू का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गोले के अंदर जाने पर यहाँ पे क्यू का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो निश्चित रूप से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू का मान 0/आर स्क्वायर, 0/आर स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा 0, यानी कि ई का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि गाउस प्रमेय की सहायता से कूलम के नियम को स्थापित करेंगे, यानी कि डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो इसको करने के लिए जितना हम लोग सबसे पहले पीछे पढ़े थे उसको हम लोग पूरा लिखेंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक मिनट,
यहाँ पे इतना हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेशन किए हुए थे वहाँ पे। सपोज कीजिए इसको हम लोग इतना कैलकुलेशन तो हम लोग किए ही थे वहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया था, एक गोलीय पृष्ठ लिया था। गोलीय पृष्ठ के कारण जो है पी से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या फाई इजिकल टू यहाँ पे ई इंटू 4πr² ले लिए थे। और गॉस प्रमेय के प्रयोग से फाई इजिकल टू Q/ε0, यहाँ पे ई का मान हमने निकाल दिया था, ई इजिकल टू 1/4πε0 Q/r²। यदि मान लीजिए कि पी पर Q0 आवेश यहाँ पे दिया हुआ है, तो उपस्थित यहाँ पे Q0 पर टोटल बल कितना हो जाएगा हम लोग निकाल लेते हैं। यदि P पर Q0 आवेश उपस्थित हो, तो यदि P पर Q0 आवेश उपस्थित हो तो Q0 पर बल यानी कि F का मान हो जाएगा F इजिकल टू Q0 इंटू ई मिल जाएगा, यानी कि F इजिकल टू Q0 इंटू ई हो जाएगा, Q0 इंटू ई। तो यहाँ से F इजिकल टू, चूँकि हम लोग जानते हैं E इजिकल टू F/Q होता है, इसलिए F इजिकल टू Q0 इंटू ई हो जाएगा। तो यहाँ से Q0 तो हो गया और E का मान ऑलरेडी हमारे पास है कितना, 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो इसको यदि हम ठीक से अगर सजाते हैं तो F इजिकल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाई r² हो जाएगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये निश्चित रूप से कूलम्ब्स लॉ है, जो कि कूलम्ब का नियम है, कूलम्ब का नियम है। इस तरह से हम इसको प्रूफ कर लिए। ये पूरा लिखना ज़रूरी है, क्योंकि इतना जो है ऑलरेडी जस्ट इसके पहले हम लोग किए हुए थे, तो उसी को हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। और बाकी यहाँ से हम लोग Q0 आवेश पर उपस्थित हो तो Q0 पर बल F इजिकल टू Q0 ई होता है, चूँकि E इजिकल टू F यानी कि बल बाई F/Q0 होता है। ठीक है, तो F इजिकल टू Q0 इंटू ई का मान 1/4πε0 Q/r² होता है। यहाँ से F का वैल्यू निकाल दिए, जो F 1/4πε0 Q इंटू Q0 डिवाइड बाई r²। यही हमारा होता है कूलम्ब का नियम। इस तरह से हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जो कि यूज होगा हम लोगों का इसके नेक्स्ट चैप्टर में यूज होगा, जब हम लोग धारिता चैप्टर को पढ़ेंगे उस समय। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं कि दो समानांतर आयताकार चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सरफेस एक बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आयताकार सरफेस है, यहाँ पे दो समानांतर आयताकार सरफेस यहाँ पे दिया हुआ है। सपोज कीजिए कि ए है, जिसका एरिया ए, और ये मान लेते हैं कि सिग्मा ए है यहाँ पे, मैंने आवेश घनत्व इसका। और दूसरा आपका आयताकार चादर है, जिसका एरिया ए, मतलब यहाँ पे एरिया मान लेते हैं बी दिया हुआ है, और इसका आवेश घनत्व मान लेते हैं सिग्मा बी दिया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट क्षेत्र बनेगा विद्युत क्षेत्र, दूसरा बनेगा, और यहाँ पे तीसरा बनेगा। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे E1 जो बनेगा वो यहाँ पे मान लीजिए कि निगेटिव होगा, तो निगेटिव ही आएगा इसके कारण। फिर उसके बाद में यहाँ पे E2 बनेगा, तो यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ पे निगेटिव आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो E3 बनेगा, तो यहाँ पे जो होगा प्लस और ही प्लस होगा। इस तरह से हमारा आवेश उत्पन्न होगा। तो सबसे पहला का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E1 निकालते हैं। तो E1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी डिवाइडेड बाई 2ε0 यूज करेंगे, यानी कि माइनस यहाँ से कॉमन हो जाता है, तो सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2ε0, जो कि हमारा बराबर होगा E1 के। दूसरा नंबर में हो जाएगा आपका E2, तो हो जाएगा सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2ε0, जो कि होगा। तीसरा नंबर में हो जाएगा आपका E3, यानी कि हो जाएगा सिग्मा ए
प्लस सिग्मा बी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अभी तो नहीं यूज होगा, लेकिन इसके जस्ट आगे वाला चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे धारिता चैप्टर, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, ठीक, उस समय इसका ज़रूर यूज पड़ेगा, तो उस समय इसका यूज लेंगे। इस तरह से हमने चैप्टर 1 को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, या हो सकता है कि नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर दें और सबसे लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। अगर समय मिलता है तो ऐसे करते हैं, नहीं तो सबसे पहले पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।